नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज पाकिस्तान में इमरान खान के लिए डी डे है, यानी फैसले का दिन। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर रात 8:30 बजे के करीब वोटिंग हो सकती है, लेकिन इससे पहले वहां संसद में फुल ऑन ड्रामा जारी है। ऐसा लग रहा है जैसे संसद में सरकार बचाने की नहीं, बल्कि केवल नियाजी को ही बचाने की जद्दोजहद हो रही है। इमरान के मंत्री और सांसद बोलिंग कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो बैटिंग कर रहे हैं। क्या इमरान खान आज ही पाकिस्तान से भाग जाएंगे? बिलावल ने अभी पाकिस्तान के नियाजी को बुज़दिल कहा कि इमरान खान मैच बचाने के लिए अपना विकेट लेकर ही भाग गए। आज भी भाग रहे हैं, भागने का कोई रास्ता नहीं है जनाब स्पीकर। आप वोटिंग करो, अब वोटिंग करो। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि हम इन चीजें पे तकरीर करें। अब मैंने रिकॉर्ड पे ले आया हूं कि आप तौहीन अदालत कर रहे हो। हम अपना वकला को भी, अगर आप तौहीन अदालत करते रहते हो, वोटिंग नहीं करते हो, तो हम इधर भी बैठे रहेंगे, वहां भी जंग लड़ेंगे, मगर इस मुल्क के लिए, इस पार्लियामान के लिए, अवाम के लिए हम एक आते हुए ये 4 साल खान साहब ने एक दफा भी इज्जत से अपना काम नहीं किया। अब जाते जाते कोई तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाता। पहले कप्तान है जो मैच हारने के खौफ की वजह से विकेट्स उठा के पिच से भाग रहा है। और अब बिलावल की वो बात सुनिए। अच्छा, आगे आपको हम सुनाएंगे। इससे पहले इस वक्त आसिफ अली जरदारी बोल रहे हैं पाकिस्तान की संसद में। बांग्लादेश की से शुरू करके कहां तक कहानी खत्म करूं, इनके अपने एंग्रो के किससे शुरू करूं। मैं पर्सनल नहीं होना चाहता किसी समझे। मैं कभी नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मैं ना कभी हुआ हूं ना होता हूं, ना मैं पर्सनल ऑफेंस लेता हूं। चाहे अक्सर जज्बात में लोग काफी कुछ कह जाते हैं। किसी का लीडर तो कहता है कि मेरी उसकी बंदूक के नाली पे मैं हूं। तो ये शिकारी भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, मुल्क भी सही चला रहे हैं, तो आखिर ये किस बात का रोना है? क्या बात है? ये जो फॉरेन एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये 150% डिवैल्यूएशन के बात कर रहे हैं। इस पे तो मैं छोड़ के गया था लास्ट। नो क्रॉस टॉक प्लीज। परसों ब्याज बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। नो क्रॉस टॉक प्लीज। बहुत सी चीजें हैं जो इनको समझाने की जरूरत है, और एक दिन इंशाल्लाह ये समझेंगे। बिकॉज पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास। इनके यहाँ काफ़ी हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी से गए हुए हैं। इंशाल्लाह वो एक दिन वापस आ जाएंगे। तो मैं सिर्फ आपसे बड़े मुद्दबाना तरीके से, ह्यूमिलिटी से ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप वक्त ज़ाया न करें, वोट कराएं, एक चीज़ अपने इख्तिताम पे पहुँचे, और फिर हम देखेंगे। नहीं तो कल जैसे हमारा ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, मार्केट 700% ऊपर गई है, डॉलर 3.5 रुपये नीचे आया है। इनको तो नजर नहीं आता क्योंकि इनको परवाह नहीं है। ये क्या बातें हैं, ये क्या राज हैं। किसी दिन कभी मैंने आर्टिकल लिख दिया या किताब लिख दी तो फिर उसमें ये सारी बातें मैं करूँगा। और फिलहाल मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वोट 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 एंड नथिंग बट वोट। कल को मैं नहीं चाहता जी असद महमूद साहब। सर, कल को मैं नहीं चाहता हूँ जी प्लीज कि हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कहें कि जी स्पीकर ने वोट नहीं करवाया, कोर्ट की जो है वो तौहीन की है। मैं नहीं चाहता। सियासत है, पाकिस्तान में रहना है, ताल्लुकात भी रखने हैं,
और ताल्लुकात बना के रखने हैं, ये नहीं कि ख़राब करके रखने हैं। सवाए एक शख्स के हम हर पॉलिटिकल फोर्सेज से बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात की जा सकती है। इनके अंदर बैठे हैं दोस्त जिनसे मैं बात कर सकता हूँ, मगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। तो प्लीज़ ये इजाज़त दें, वोट कराएं, इस महले को ख़त्म करें, इस माहौल को ख़त्म करें, आगे बढ़ें ताकि पाकिस्तान की बेहतरी करा सकें। थैंक यू। एक चीज मैं जरदारी साहब ये क्लियर करूं कि बिल्कुल मैं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसको ट्रू स्पिरिट के साथ इम्प्लीमेंट करूंगा और उसके ऊपर अमल दवारा करूंगी। जी असद महमूद साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज अपोजिशन जिन्होंने अदम एतमाद जमा किया है, तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ आपसे मुतालबा करते हैं कि वोट करें। आप कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के स्पिरिट के मुताबिक फ़ैसला करूंगा। अभी तक आप मुबहम बात कर रहे हैं, आप वजाहत नहीं कर रहे, क्योंकि हम 3 अप्रैल को भी डिप्टी स्पीकर की उस रूलिंग के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में गए जो आईन के ख़िलाफ़ था, जो कानून और कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ था। हमने सुप्रीम कोर्ट से तो अभी आपने देखा आसिफ अली जरदारी बोल रहे थे और उन्होंने कहा सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वोट वोट वोट। और यही बात सुबह से वहां पर जो अपोजिशन है वो बोल रहा है। पाकिस्तान से हमारे साथ कई मेहमान अभी जुड़ेंगे। फिलहाल आरिफ अब्बासी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता हैं। आरिफ साहब बहुत स्वागत है आपका। देखिए सब लोग आपकी पार्लियामेंट में, हम तो सुबह से सब लोगों की तकरीरें सुन रहे हैं, वोट की मांग कर रहे हैं। क्या अभी भी आप लोगों को उम्मीद है कि आज एक दिन और टाल लें या कुछ वक्त और मिल जाए वोट से पहले, या आज वोटिंग होगी? नहीं, देखें, एक प्रोसीजर होता है पार्लियामेंट का, उसके मुताबिक जाहिर है जो भी अवाम इमरान है जो इज़हार ख्याल करना चाहता है, इतना अहम तारीखी मौका है और हम समझते हैं कि इज़हार करना हर मेंबर का हक है पार्लियामेंट में जो बैठे और जो करना चाहते हैं इससे आदम एतमाद की तहरीक में, तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, वोट होना है। और ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी आ गया है, अगरचे हमें हमारे तफज़ात है सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगलेक्ट हुई हैं उस आर्डर में, लाइक जो खरीदो फरोख्त हुई है पार्लियामेंटेरियंस की, और फिर आइन की जो क्लॉज है जिसमें आइन का पाकिस्तान से पाकिस्तान का दिफा, आइन का दिफा और जो हुब्बुल-वतनी है वो हर पाकिस्तानी की आइनी जिम्मेदारी है जो कि वायलेट हुई। और उसके बाद आप देखें कि 20-22 लोग खरीदे गए, यह वायलेशन, क्लियर वायलेशन है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की। और फिर कभी ऐसा नहीं होता, अदलिया सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की पैदावार है, पार्लियामेंट की पैदावार है, पार्लियामेंट अदलिया की पैदावार नहीं है। कहीं ऐसा नहीं होता कि आप अदलिया या सुप्रीम कोर्ट किसी पार्लियामेंट की हुक्म दे, आपने फलाने वक्त पे ये इजलास बुलाना है, इस इजलास पे ये काम करना है। ये हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट नहीं, अगर हम उस फैसले को तस्लीम करते हैं, जी ठीक है, उस फैसले को मानते हैं, हम ये समझते हैं कि सुप्रीम को मैंडेट नहीं है कि वो सुप्रीम इदारा पाकिस्तान का, पाकिस्तान चले ठीक है, वो मानते हुए भी, लेकिन चले ठीक है, वो मानते हुए भी, लेकिन आपने कहा कि हम जो है जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके तहत हम लोग आगे काम करेंगे। अब हमारे साथ जो है खालिद महमूद साहब वो और जुड़ चुके हैं। खालिद महमूद साहब, हम सिर्फ इतना ही समझना चाह रहे हैं, आरिफ अब्बासी जी पीटीआई से हमारे साथ, उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश हैं, जो उनका ऑर्डर है उसके मुताबिक ही हो रहा है। आपकी मालूमात के मुताबिक आज जो 8:30 का वक्त दिया है, वोट होगा पार्लियामेंट में आज 8 बजे का? मेरे हिसाब से आज वोटिंग नहीं हो सकती। अच्छा। क्योंकि जिस तरीके से ये तकारीर कर रहे हैं और इतनी लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं जबकि एजेंडे में ये बातें शामिल नहीं थी, और सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में ये कह चुकी है कि आप सिर्फ वोटिंग पे अपना जोर दीजिए। और स्पीकर ने सुबह शुरू से ही ये जो आइन की खिलाफ वर्जी है वो की और इजलास जो है उसको 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया।
और इसके साथ साथ ये कि उसके बाद नमाज का वक्फा किया गया और 3 बजे इजलास, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे जो है इजलास वो शुरू हुआ और अभी तक सिवाय तकारीर के कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि इनका मंसूबा ये है कि किसी तरीके से हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं कि असेंबली में जो हंगामा रही हो और अपोजिशन के कम से कम 6 अरकान जो हैं उनको मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए 1 दिन के लिए और फिर वोटिंग करा दी जाए। अपोजिशन भी इस पूरे मामले को भांप रही है और उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से हंगामा राई का जो मौका है वो उनको ना मिले और इनकी बात 1 दिन ही सही मानते जाएं। अब आज शाम 8 बजे तक का टाइम दिया गया है स्पीकर की तरफ से जी। अगर उस वक्त हंगामा राई ना हुई तो कुछ चांसेस बन रहे हैं कि आज ये वोटिंग करा देंगे, अदरवाइज ये मंडे तक जो है ये जो नजर आ रहा है ये मंडे तक जाएगी और ये फिर आइन की खिलाफवर्जी होगी। मतलब कल कुछ भी हो जाए, कल पार्लियामेंट नहीं बैठेगी, संडे है इसलिए। जी, संडे को अमूमी तौर पे नहीं बैठती, लेकिन आपको याद होगा कि पिछले संडे को तो इन्होंने बैठाई थी और जब इन्होंने एडजर्न कर दिया था और रिजेक्ट कर दी थी जो इसकी मोशन जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो ये कर भी सकते हैं, ये रवायत है, इसमें आइन में या असेंबली के रूल्स में ऐसी कोई बात नहीं। आप रवायत के तहत इजलास संडे को नहीं करते, लेकिन चाहे तो कर करना चाहे तो कर भी सकते हैं। जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए सर कि ये जो भी कुछ उम्मीदें लगा रखी हैं पीटीआई ने, ये वाकई कुछ रियलिस्टिक हैं क्या? या एक तो ये तरीका हुआ कि आप स्पीकर से डिस्क्वालीफाई करा लें तो आप 172 नहीं पहुंच पाएंगे ऑपोजिशन। क्या कोई ऐसे कोई कमजोर कड़ियां भी हैं ऑपोजिशन की, इन जो भी 199 200 जो भी वो बताते हैं, जिसका डर है कि कहीं ये टूट ना जाए? 199 उस सूरत में होते हैं जब पीटीआई से जो लोग टूटकर इनके पास आए हैं उनको शामिल किया जाए। इनके पास 176 मेंबर जो हैं इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद हैं, कौमी असेंबली में, और 172 वोटों की इनको जरूरत है, क्योंकि 171 हो तो बराबर हो जाते हैं। इसलिए हुकूमत की कोशिश है कि ऐसे हालात पैदा किए जाए कि 6 मेंबरान जो हैं उनको निकाला जाए और 170 इनके रह जाए अपोजिशन के, फिर ही कोई सूरत पैदा हो सकती है। इस सूरत में जो इनसे पार्टी से टूटने वाले लोग हैं वो आ जाएंगे इसमें और उनके खिलाफ जो डी नोटिफिकेशन का जो क्लॉज है वो लगेगी और फ्लोर क्रॉसिंग का कानून होगा। वो बात की बात है कि उनको नाअहल करार दिया जाता है या नहीं किया जाता, लेकिन उनका वोट जो है वो काउंट होगा और उस पेचीदगी से बचने के लिए कोशिश यही है कि अपोजिशन की अपनी जो स्ट्रेंथ है उसी को पूरा रखा जाए। इसी वजह से इस वक्त जो हालात है सुप्रीम इसके आज कौमी असेंबली में वो बहुत नॉर्मल है और हंगामा राई जो है जो शुरू हुई थी सुबह शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर के दौरान, अभी तक माहौल बहुत बेहतर है। शाह महमूद कुरैशी भी बड़ा मजाकिया अंदाज में तकरीर करते रहे, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बड़े हम्बली बातें की और जो हुकूमती अरकान है उन्होंने भी कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जिससे अपोजिशन जो है वो भड़क उठे और हंगामा राई की सूरत पैदा हो। आरिफ अब्बासी साहब, वाकई मतलब अभी तक हार नहीं मानी है आपकी पार्टी ने। अभी कह रहे थे बिलावल भुट्टो, वो अभी जब मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब आए थे तब तो कोई अच्छा काम किया नहीं, लेकिन कम से कम अब इज्जत से चले तो जाएं। जो होना तय दिख रहा है आंख के सामने, उसे कब तक टालेंगे? नहीं, बिलावल जो जरदारी हैं, भट्टू तो वो नहीं है, जरदारी हैं, जरदारी के बेटे हैं, बेनजीर उनकी वालदा थी, हमारे यहाँ नस्ल वालिद से चलती है। तो बिलावल जरदारी का जहाँ तक प्रॉब्लम है, उनका चूंकि वालिद का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो पाकिस्तानी सियासत को जो पोल्यूटेड किया है, जो पैसे का बेदरैग इस्तेमाल, खरीदो फरोख्त, इस किस्म की जो करप्शन, इस किस्म की जितनी हरकत हैं, ये इसमें जिस तरह नवाज शरीफ साहब के साथ साथ जरदारी साहब भी सफ़े अव्वल में रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की मैशत का जो इस टाइम यह हाल है, या हमारा सियासी तौर पे पुख्ता रवायात नहीं कायम कर सके, उसमें जरदारी और बिलावल के वालिद और नवाज शरीफ बराबर की शरीक है। जी ठीक है। और हम सभी को अभी समझने की जरूरत है, अभी सियासत करने की जरूरत है। वो अभी नहीं, सियासत में इतना पुख्ता नहीं है। जो उसको पढ़ाया जाता है, जो उसको पर्ची लिख के दी जाती है, वो बोल लेते हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेज या उसके जो मुज़रात है उसका शायद उसको अंदाजा नहीं होता। अच्छा, आप कह रहे हैं बिलावल अभी कच्चे हैं पॉलिटिक्स में, जो उनको कह देते हैं बोलने के लिए वो बोल रहे हैं। चलिए,
बहरहाल हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नुसरत अमीन साहब जो हैं वो हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। नुसरत अमीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, ऑथर हैं। सर स्वागत है आपका। आपको क्या हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? आज तो तय लग रहा था कि वोटिंग होनी ही होनी है। खालिद महमूद साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से आज का काम कल या परसों में टाल दिया जाए, और अगर हंगामा होता है तो 6-7 लोग डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते हैं ऑपोजिशन के तो उनकी मुहिम गिर जाएगी। देखिए, इस वक्त थोड़ी सी सिचुएशन मुख्तलिफ है। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, फिर थोड़ा सा मैंने जो कुछ सुना अभी जी जरूर लाइव ट्रांसमिशन में वो अर्ज करूंगा। आपके सवाल का जो द फॉरमोस्ट थिंग दैट कम्स टू माय माइंड वो ये है कि अब सूरत हाल डिफरेंट होगी अगर ये वोटिंग नहीं कराते। पहले ये जो वोटिंग नहीं करा रहे थे तो हो सकता है कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होती, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेन किया और उसको उसी हवाले से उन्होंने डिसीजन दिया। लेकिन अब मामला जरा सा और संगीन हो गया। अब अगर ऐसा दोबारा होता है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होगा, और उस कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा जो एक प्राइम मिनिस्टर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में डिस्क्वालीफाई कर चुकी है हमेशा के लिए, और उनका नाम यूसुफ रजा गिलानी था। तो मैं समझता हूं कि शायद रिस्क फैक्टर इमरान खान के लिए और उनके साथियों के लिए वोटिंग ना कराने की सूरत में ज्यादा है। लेकिन इस मुल्क में सियासत के मामले में आप अगले लम्हे के बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सियासतदान सिर्फ सियासत नहीं कर रहे होते, उनके पीछे उनको दौड़ाया जा रहा होता है, और वो हाथ गैर मुल्की भी हो सकता है, जैसा कि पीटीआई वाले इल्जाम लगा रहे हैं। वो सच भी हो सकती है बात और गलत भी हो सकती है, और कुछ इंटरनल फैक्टर भी हो सकते हैं। तो यू नेवर नो what may happen the next moment when it comes to Pakistani politics, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी थोड़ी देर पहले मैं जो लाइव ट्रांसमिशन सुन रहा था उसमें स्पीकर ने एक बार से ज्यादा ये कहा, और खासतौर पे आसिफ अली जरदारी साहब की स्पीच के बाद उन्होंने ये बारावर किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट को 100% फॉलो करूंगा आज के इजलास में। तो हम जैसे लोगों के लिए उसकी कॉनोटेशन यही है कि वो वोटिंग करा देंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आखिरकार जितना भी ये डिले कर ले, मुझे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ये लगता है कि इनको वोटिंग करानी पड़ेगी ताकि ये हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई होने से बचाए अपने प्राइम मिनिस्टर को। नहीं तो फिर अमीन साहब ये समझाएंगे ये डिले करने के पीछे इनका मकसद क्या है भाई, कि एक आखिरी मौका मिल जाए हमें अपनी बात पहुंचाने का पब्लिक तक। वो तो पिछले 5-7 दिन से लगातार इमरान खान साहब कभी लाइव एड्रेस के जरिए, कभी इंटरव्यूज के जरिए वो कर ही रहे हैं। नहीं, देखें, चीजों को डिले करना, लिंगर ऑन करना, उनको खींच कर आगे बढ़ाते रहना इमरान खान का खासा है। आपको धरना भी याद होगा, एक जमाना ये आ गया कि तमाम फोर्सेस जो इनको सपोर्ट कर रही थी उन सब ने कह दिया, फंड देने वालों ने भी कह दिया यार खत्म करो। तो इनको फिर रास्ता नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो जो एपीएस का एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ उसमें इनको एक बहाना मिल गया वहां से फरार का, और वो धरना उन्होंने छोड़ दिया। अभी भी शायद खुदा ना करे, मेरे मुंह में खाक, शायद ये किसी इसी तरह के इंसिडेंट का इंतजार कर रहे हो कि कुछ हो जाए तो फिर हमें कोई बहाना मिले। ऑपोजिशन के कहने पे तो हम नहीं जाएंगे। थोड़ी सी जिद इसमें इन्वॉल्व है। एक और बात मैं ये करूंगा कि इमरान खान साहब, ये मेरी जाती राय है जिससे कुछ लोग एग्री करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। इमरान खान साहब का जो वैसे बहुत ईमानदार आदमी है, मैं पर्सनली आपको बता दूं, इन्होंने जिस तरह क्रिकेट खेली और खिलाई है उसमें इनके ईमानदारी के सबूत और मुजाहरे भरे पड़े इनके पूरे करियर में। और पॉलिटिक्स में भी कहीं कहीं ज़ाहिर है मजबूरी तो होती है, ज़ाहिर है इन्होंने भी हॉर्स ट्रेडिंग की है, इन्होंने भी जहाज उड़ाए दूसरों के खर्चे पे लोगों को अपने साथ शामिल करने के लिए, लेकिन अपने मामले में ये दूर रहे करप्शन से। लेकिन जहनी तौर पे ये कबायली आदमी है। अच्छा, ये कबायली आदमी, औरतों के मामले में जो इनका एटीट्यूड है, कवानीन और आइन के मामले में जो इनका एटीट्यूड है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो इनका एटीट्यूड है, ये वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में जरगे को फौकियत देते रहे। अगर आप इनकी पुरानी किताबें उठाएं, पुराने बयानात उठाएं, तो इन्होंने कभी तालिबान को दहशतगर्द नहीं कहा। दहशतगर्दी का जिक्र करते हैं लेकिन तालिबान को दहशत करते डरते नहीं है। ये डरपोक आदमी नहीं है, ये पाकिस्तान से सिंसियर आदमी है। इनको आया नहीं कुछ करना, इनको आता नहीं है कुछ करना।
ये एक मुखलिस आदमी है। पाकिस्तान में मैंने इतना इससे ज्यादा मुखलिस आदमी नहीं देखा मुल्क से। इन्होंने क्रिकेट भी इसी नजरिए से खेला। सर, ये जो अभी आपने वर्ड यूज किया, अगर इसको अंग्रेजी में कह दें, क्योंकि बहुत ज्यादा टिपिकल उर्दू वर्ड्स हमें यहाँ समझ नहीं आते। कौन सा वर्ड? मुखलिस कह रहे थे शायद आप अभी। सिंसियर। अच्छा। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पैट्रियोटिक पीपल आई हैव एवर सीन अच्छा इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। और वो ईमानदार आदमी भी हैं, लेकिन उनको आया नहीं। उनको क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका जहन कबायली है। वो समझते हैं कि उन्होंने अपने आप को डेमोक्रेटाइज किया है, अर्बनाइज किया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनके अंदर एक ट्राइबल अफरीद बैठी हुई है। अफरीद मतलब ड्रैगन बैठा हुआ कबायली। तो वो उससे निकल नहीं पा रहे। और मुझे अफसोस की बात है कि शाह महमूद कुरैशी जैसे सीनियर लोग, बहुत ही इनलाइटेंड लोग, और शाह महमूद कुरैशी हैं और शफकत महमूद हैं, असद उमर हैं, ये बड़े ब्राइट लोग हैं। और भी एक दो नाम है, फवाद चौधरी साहब हैं, बड़े सेक्युलर, बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हैं। और भी बहुत सारे मेरे साथी जो इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, ये बहुत इनलाइटेंड आदमी है, मैं इनको जानता हूँ। इन जैसे लोग जो हैं वो इस ट्राइबल माइंडसेट ट्रिकल डाउन कर रहा है, और वो सोसाइटी में फिर मुझे डर है कि वो पेनिट्रेट कर सकता है। तो फिर अब्बासी साहब ही पहले जो है रिस्पॉन्ड करें आपकी बात पर, और आपका जो पूरा एनालिसिस है और असेसमेंट है इमरान खान की और उनके काम की। आरिफ अब्बासी जी। नहीं, मैं इनकी बहुत सी बातों को से एग्री करता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि इमरान खान one of the most democratic personality what I seen in last 22 years. I am with him from last 22 years. 2000 में मैंने पीटीआई ज्वाइन की और 22 सालों में मैंने इसको बेहतरीन जमहूरी शख्स पाया, पार्टी के अंदर भी और मुल्क के लिए भी। सेकेंडली, कबाइल हमारी रवायात हैं, कुछ हमारी एक सकाफत है, हमारा एक बैकग्राउंड है मजहबी एतबार से भी, और रवायती तो जो हमारे उसको आप कह सकते हैं उस एतबार से भी। वो आप उसमें आप थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ एग्री कर सकते हैं। लाइक अभी कबायली इलाकों का अपना एक कल्चर है, हमारे पठवार का, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारा एक कल्चर है। इसके आगे आप सेंट्रल पंजाब में चले जाएं, फिर सिंध में, मतलब कल्चर वाइज भी इफेक्ट करती है हमारी सियासत। और जो जमहूरी रवायात है वो इतनी ज्यादा शायद पुख्ता नहीं है जितनी होनी चाहिए। साउथ एशिया में शायद हमारे मुल्क इन सियासी रवायात की पुख्तगी में शायद पीछे है। उसकी वजह यह है कि हमारे पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा काम नहीं करने दिया गया, या हमारे सियासी लोगों में वो पुख्तगी वजूद नहीं आ सकी कि वो डिलीवर भी नहीं कर पाए। जब जब उन्हें मौका मिला, सियासी लोग अवाम की एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतरे, जिसकी वजह से सियासी कमजोर हुए। और जब आप कमजोर होते हैं तो लेकिन आपका ये कहना है कि इमरान खान एक बड़े डेमोक्रेटिक किस्म के आदमी हैं। सवाल यह है कि वो फिर डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स हैं वो उनको क्यों नहीं मान रहे? अभी जो हम देख रहे हैं ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने वाले आदमी की तो ये निशानी नजर नहीं आ रही है। जी, एक सेकंड में एक बार आरिफ साहब, मुझे जरा, मैं आ जाऊंगा दोबारा आपके पास। एक मेहमान जुड़ा है फिर, क्योंकि समय चला जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता कि बोलने का मौका नहीं मिल पाता किसी को। तो हमारे साथ कयूम सिद्दीकी साहब भी जुड़ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सिद्दीकी साहब, आपके साथ पैनल में खालिद महमूद साहब हैं, आरिफ अब्बासी साहब हैं और नुसरत अमीन साहब हैं। नुसरत अमीन साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक पर्सनैलिटी स्केच जो है वो रखा है हमारे सामने इमरान खान साहब का। मैंने पूछा कि ये डिले क्यों कर रहे हैं। उनका कहना है ये डिले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ये अंदर से कबाइली हैं, ये अंदर से। पहले भी जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस किए वो उसको उस हद तक ले गए कि कोई सपोर्ट करने वाला बाकी नहीं रहा। फिर कोई बहाना मिल गया तो उन्होंने अपने डेमोन्स्ट्रेशंस खत्म कर दिए। और ऐसा ये आज है, वो किसी के कहने पर उनको छोड़ना पड़े ये उनको मंजूर नहीं है। नुसरत अमीन साहब और बाकी जो लोग बैठे हुए हैं आपके साथ, माशाल्लाह बड़े जबरदस्त और दानिशवर लोग हैं। मैं तो इतना कोई पर्सनालिटीज को एनालाइज करने वाला नहीं हूँ। मुझे तो इस पे जो है कुछ बैरूनी असरात जो हैं फॉरेन बॉडी एलिमेंट जो है वो ज्यादा इस पे करता है, क्योंकि अगर हम इस वक्त उनका नफ्सियाती तज्जिया करें तो वो एक खलंडरे बच्चे की मानंद से हैं, जो समझते हैं कि ये खिलौना जो है हुकूमत जिसको वो उनसे छीना जा रहा है, और फिर उसके बाद जो है वो मेरे साथ क्या होगा।
डेमोक्रेट वो हैं कि नहीं है, ये तो शायद हो डेमोक्रेट, लेकिन वो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जो इस वक्त का उनका रवैया है जिस तरह का, वो तो किसी भी तरह से डेमोक्रेटिक है ही नहीं। डेमोक्रेट होते तो आज पार्लियामेंट में बैठे हुए होते, और पार्लियामेंट की, अगर वो पार्लियामेंट जिसके ऊपर वो लानत भेजा करते थे, अगर आज उसकी पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर करते। अगर यही बात वो आज यहाँ पे सबके दरमियान में मौजूद होते, आज देखें कितना जबरदस्त लग रहा है सारा कुछ, के दोनों साइड से जो स्पीचेस हो रही हैं, पार्लियामेंट एक लाइव पार्लियामेंट लग रही है, एक डेमोक्रेटिक मुल्क का तासुर जो है वो हमारा जा रहा है। अब ये चीज जो आज आखिरी दिन ये कर रहे हैं, वो भी उस वक्त जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो कि कतन भी सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के जो है वो इधर मामला भिजवाए हैं और कहा है कि आप अपने आप को बिहेव करें एज ए पॉलिटिशियन। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहती थी कि वो इन मामलात के अंदर मुदाखलत करे, लेकिन अब जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस तरह का आ गया तो मैं कहता हूं कि ये भी बड़ी एक पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि तारीख में एक वक्त पे उन्होंने एक दुरुस्त फैसला किया और अब भी मामला पार्लियामेंट ही के पास भिजवा दिया। पार्लियामेंट ही ने आर्टिकल 95 के ऊपर अमल करना है। आइन का अब 95 का आखिरी पहर रह गया है जहां पे वोटिंग होनी है जी। अब अगर ये 7 दिन का प्रोसेस होता, जब लीव ग्रांट हो गई थी उसके 3 दिन ऐसे थे जिसके अंदर आप बहस कर सकते थे। आप 3 दिन जो है वो जिस दिन लीव ग्रांट हुई थी उसी दिन बहस कराना शुरू करते, वो बहस होती 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 और 7 दिन तक जाती, ताकि लोगों को पार्लियामेंट के जरिए एक अवेयरनेस आती। लेकिन वो रास्ता नहीं इख्तियार किया गया। तो अब मुझे लगता है कि वो जो लकूना रह गया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग से पहले बहस हो, तो वो आईनी और कानूनी नुक्ता जो है वो शायद मुकम्मल हो जाएगा। पूरा कर रहे हैं उसको पूरा किया जा रहा है। उसको पूरा किया। देखिए बस शॉर्ट में इतना और बता दीजिए, आपको लग रहा है कि आज वोट होगा? मुझे तो लग रहा है कि आज वोट हो जाएगा, क्योंकि अब पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, स्पीकर भी कह रहे हैं, और कोई अहमक आदमी होगा अगर किसी ने इनको ये एडवाइस दी हुई है कि मैं आज 7वां रोज है और मैं उस शब्द के जो आपने भी शब्द इस्तेमाल किया वो उसका मतलब मुझे पता है, लेकिन मैं उसको जोड़ के तो नहीं कह रहा हूं किसी के लिए। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ये जरूर कहा है कि अगले हफ्ते के लिए हम वोट टाल सकते हैं। उनका ये स्टेटमेंट आ चुका है। अब मुझे नहीं पता कि उनकी राय पे कोई चलेगा कि नहीं चलेगा। उनकी राय भी ले लें, हफ्ते बाद भी हो जाए, चलें ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ना जी, ठीक है कि आज 7वां दिन है, 7वां दिन खुद मुकर्रर किया है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, और ये वोटिंग का दिन है। अब ये कहना कि आज का दिन भी हम गुजार देंगे और वोटिंग नहीं होगी, तो अगर वोटिंग नहीं होगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन कहेंगे इसको, और क्या। अब पार्लियामेंट के साथ आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन का लफ्ज या ठीक है सर वायलेशन का लफ्ज लगाते हुए अच्छा लगता नहीं है। अच्छा, एक खबर अभी हमें दी जा रही है कि रात को 9:30 बजे हमारे वक्त के मुताबिक, यानी आपके वक्त के मुताबिक 9 बजे इमरान खान साहब ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग कॉल की है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, देखना होगा। एक खबर दे दें आपको, इमरान खान ने कैबिनेट की एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है और भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे इमरान खान की कैबिनेट की मीटिंग होगी। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से क्या इसका कुछ लेना देना है, अब इस कैबिनेट मीटिंग की क्या वजह हो सकती है। हालांकि महमूद साहब जो है, आज अगर मान लें वोटिंग हो भी जाती है, वैसे तो वक्त 8:30 बजे का रखा गया है, तो अगर वोटिंग हो भी जाती है तो उसके बावजूद जब तक वो इस्तीफा नहीं देते तब तक तो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो अपनी कैबिनेट चेयर कर सकते हैं वो। नहीं जी, इस्तीफे की तो इस वक्त बात ही नहीं होती ना। अब तो अगर नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इनकी जो प्राइम मिनिस्टरशिप है वो खत्म हो जाती है। इनको अपना, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको अपना, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी है कि आपको अपना इस्तीफा जो है वो प्रेसिडेंट को देना पड़ता है, तो वहां उसकी भी जरूरत नहीं है। इसलिए कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन कर रखा है कि आज ही के जो इजलास है उसमें नए कायदे अवान जो है उनको चुनना है। अच्छा। तो इसका मतलब है वो इस्तीफा दें और उसी वक्त ही उनका एक्सेप्ट हो जाएगा। आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नया कायदे अवान जो है वो भी बनना है और प्राइम मिनिस्टर आज ही नए बनेंगे। कैबिनेट तो फौरी तौर पे खत्म हो जाएगी जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे। तो बहरहाल 9 बजे की कैबिनेट मीटिंग का मतलब ये हुआ कि 9 बजे तक तो वोट नहीं हो रहा। मतलब
मैंने आपसे जैसे पहले कहा कि मुझे लग नहीं रहा जिस तरीके से जो वजीर कानून है इस वक्त पाकिस्तान के, जिनको फवाद चौधरी कहा जा रहा है, जिन पे अहमद कहा था, कयूम सिद्दीकी ने एक अहमद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और आपने सीधा फवाद चौधरी की तरफ अपना ध्यान कर दिया। मुझे इसकी समझ नहीं आई, लेकिन वो जिस तरीके से उनको एडवाइस कर रहे हैं वो कानून के मुताबिक नहीं कर रहे। और ये आज सुबह कह चुके हैं कि तौहीन की अदालत, जो अदालत की तौहीन जो है वो तो आज से हो रही है, सुबह से हो रही है। तो इसका मतलब है वो कहते हैं कि अगर सुबह से हो रही है तो अगर और हो जाएगी तो क्या है। वैसे भी मैंने कल आपसे 1-2 दिन पहले भी बात की थी कि जुल्फ़िकार अली, आसिफ अली के हवाले से जो यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करार दिया गया था, हो सकता है कि इमरान खान उसी मिसाल को सामने रखते हुए स्पीकर को कहें कि जी आप भी नाअहल हो जाएं 5 साल के लिए, मेरे लिए कुर्बानी दें। और अगर ऐसी कुर्बानी की बात आई तो फिर बात जिसको कहते हैं ना बहुत बढ़ जाएगी। जी अच्छा ठीक, अगर अमीन साहब भी हमारे साथ हैं तो एक बार स्क्रीन पर उनको ले लें। नुसरत अमीन साहब, सर ये बताइएगा कि जो कुछ हुआ लास्ट संडे से लेकर अब तक, आपके नज़रिए से इसमें हासिल क्या किया इमरान खान साहब ने? मतलब उनकी ये काम करते हुए क्या सोच रही होगी? एक पूरा एंड गेम तो कैलकुलेट किया होगा उन्होंने भी। देखिए, हर शख्स के हल्के में, हर आदमी के सर्कल्स में ऐसे लोग होते हैं जिनको आप वाइज मैन का एक अपने तौर पे एक पोजीशन आपने दी हुई होती है। आप सियासत कर रहे हो, आप सहाफ़ी हो या जर्नलिस्ट हो, जो भी हो, तो हमारे भी कुछ वाइज मैन हैं, वी हैव देम अराउंड, तो जो उनको सपोर्ट करते हैं, इमरान साहब को बहुत सपोर्ट करते हैं, इमरान को भी सपोर्ट करते हैं, पीटीआई को भी सपोर्ट करते हैं, पीटीआई गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते रहे, तो उनसे हमारी बातचीत होती रहती है। और हम उनसे एज अ जर्नलिस्ट ज़ाहिर है न्यूट्रल बनना पड़ता है, अगर आप नहीं भी हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई क्या मतलब। अब उनकी ये पोजीशन हो गई है कि उन सपोर्टर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि यार हमें नहीं मालूम कि खान साहब चाह क्या रहे हैं, और यकीनन कोई अच्छी बात होगी, यकीनन बाय द एंड ऑफ द डे देयर विल बी समथिंग वेरी पॉजिटिव जो कौम के लिए अच्छी होगी, जो 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 पार्लियामेंट के लिए अच्छी होगी, जो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी होगी, जो कानून की बालादस्ती के लिए अच्छी होगी। लेकिन अमीन साहब एक सेकंड, माफी चाहता हूं, रोक रहा हूं। देखिए एक खबर आ रही है, इस पर मैं आप सबका रिएक्शन चाहूंगा। इमरान खान की पार्टी ने आज वोटिंग को रोकने के लिए एक और बड़ी कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रिव्यू करने की याचिका जो है वो पीटीआई ने दाखिल कर दी। अब ये रिव्यू पिटिशन आज दाखिल कर रहे हैं, उस वक्त रिव्यू पिटिशन डाल रहे हैं जब वक्त जो है वो कुछ घंटों का बाकी है। जो बताया गया था कि स्पीकर की इन दोनों पक्षों के साथ बातचीत में तय हो गया है 8 साढ़े 8 का वक्त, उससे ये 3-4 घंटा पहले जाकर के ये रिव्यू पिटिशन डालना, इसका क्या मतलब निकालेंगे? बिल्कुल अब तो मामला बिल्कुल अजीब सा मालूम पड़ रहा है। नुसरत साहब आप ही पहले इस पर कुछ कॉमेंट करें। जी, मैं यही कहूंगा कि देखें, अभी ये खबर मैंने भी आपके मुंह से सुनी है और मैं समझता हूं कि ये फिर भी एक डेमोक्रेटिक तरीका है, इसमें कानून की बालादस्ती का एहतराम करने का एक पहलू सामने आ रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि ये डिसीजन पहले क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि व्हेनेवर एपेक्स कोर्ट पासेस अ जजमेंट, आपके पास एक रिवीजन प्ली या नजरसानी की जिसे दरख्वास्त जिसे उर्दू में कहा जाता है, उसकी ऑप्शन आपके पास होता है। तो ये उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं इस्तेमाल किया, वो आज ये क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल चाहे देरी कर रहे हो, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उन्हें इस इजलास को आगे बढ़ाना था तो ये कम से कम एक डेमोक्रेटिक और एक कानूनी तरीका है जो उन्होंने अपनाया है। ये ठीक है कि उनका राइट है, बिल्कुल ये वो चैलेंज करें किसी भी फैसले को, लेकिन वो बात है टाइमिंग की कि अभी इस वक्त जो है वो ऐसा करना। खालिद साहब, मुझे तो अब आपकी बात ही सही मालूम पड़ रही है कि आज तो कम से कम वोटिंग नहीं होगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो जी कि आइन की मजीद खिलाफ वर्जियां, और इस वक्त सिर्फ आइन की खिलाफ वर्जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी भी खिलाफ वर्जी होगी। तो आज इनको वोटिंग करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करेंगे तो फिर ये शहीद ही करार दिए जाएंगे सियासी। और इस वक्त रिव्यू पिटिशन एक किस्म का जिसको कहते हैं ना कि अदालतों को भी असरअंदाज करने के लिए ये दी जा रही है कि आपने जो फैसला किया है वो दुरुस्त नहीं किया। हालांकि ये 0.5 की रेशो से जो है सुप्रीम कोर्ट, लार्जर बेंच जो है वो इसको रिजेक्ट कर चुका है इनकी दरखास्त को, और इनका जो फैसला था 3 अप्रैल वाला उसको इन्होंने किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब रिव्यू का, और वही जज होंगे लार्जर बेंच जिसमें चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उससे बढ़ के तो कोई नहीं होगा। चीफ जस्टिस अपने फैसले पर कैसे रिव्यू करेंगे? अगर इनकी बात मान भी ली जाए कि रिव्यू के लिए वो राजी हो जाते हैं, इनकी एक्सेप्ट हो जाती है दरखास्त, तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो रिजेक्ट हो जाएगी जो कानून कहता है उसके मुताबिक।
आगे सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो इसको किस तरह लेती है, लेकिन ये असरअंदाज होने की एक कोशिश है और पार्लियामेंट को भी ये बताने की कोशिश हो सकती है कि जी हमने तो रिव्यू पिटीशन दायर कर दी है, अब पहले उसका फैसला आने दे, उसके बाद हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लेंगे। ये इस तरह के जो डिलेइंग टैक्टिक्स है ये इस्तेमाल करने की सुबह से कोशिशें की जा रही हैं। बिल आखिर फैसला तो वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का है और इनको वोटिंग करवानी पड़ेगी। अब्बासी साहब, ये हर बार जब पार्लियामेंट बैठती है कोई ना कोई सरप्राइज चल देते हैं इमरान खान। रिव्यू पिटीशन, जरा मैं अपने भाई को लीगल चीज में वकील भी हूँ, आप रिव्यू पिटीशन उसके तक नहीं डाल सकते जब तक आपके पास ओरिजिनल जजमेंट नहीं आ जाती एंड राइटिंग सर्टिफाइड कॉपी जब तक नहीं आ जाती। आज सुबह 11 बजे हमें राइटिंग सर्टिफाइड कॉपी मिली है उस फैसले के जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। उसके बाद 4 बजे ये हमारी रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुकी थी। सेकेंडली, कोई भाई अभी कह रहे थे कि आज ही वजीर आजम का इंतखाब होना है, उनको भी मैं पार्लियामेंटेरियन भी चूंकि रह चुका हूँ, उनको भी मैं बता दूं इस वजीर आजम के इंतखाब का एक तरीका है नो कॉन्फिडेंस आर्टिकल 95 के थ्रू। जब नो कॉन्फिडेंस हो जाती है और इट इज पीएम इज सीज टू बी एज पीएम, उसके बाद दूसरा प्रोसीजर है, उसके लिए बाकायदा कागजात नामजदगी दाखिल होते हैं, उनकी जांच पड़ताल होती है, फिर उसके लिए एक टाइम टेबल दिया जाता है नए वजीर आजम के लिए। तो ये थोड़ा सा जो लोग यहाँ बहस करें, थोड़ा सा अपना देख लिया करें पार्लियामेंट का क्या तरीका है, किसी लीगल क्या तरीका है। एक वजीर आजम का इंतखाब किसी सूरत आज नहीं हो सकता। चले वो ठीक है, लेकिन ट्रस्ट वोट हारते ही इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ये तय है फ्रॉम दैट मोमेंट ऑन। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, रूल क्लास 95 के सब क्लास 3, जब भी वो 172 वोट उनके खिलाफ पड़ जाते हैं, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप गैर किसी नोटिफिकेशन के खत्म हो जाएगी। उसके बाद स्पीकर साहब वो रिजल्ट भेजेंगे प्रेसिडेंट साहब को, वो लिखेंगे कि इस नो कॉन्फिडेंस हो गया है, इसलिए आप नए वजीर आजम के लिए अहकामात दें। प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट को लिखेंगे स्पीकर को इजलास बुलाने के लिए फॉर सिलेक्शन इलेक्शन ऑफ न्यू प्राइम मिनिस्टर। उसमें स्पीकर साहब फिर इंटरेस्टिंगली ये खबर जो हम अभी जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये खबर जिन्होंने दी है वो अभी 2 मिनट पहले तक हमारे पैनल में ही थे। तो ये जो खबर हम आपको दे रहे हैं पाकिस्तान से, इमरान खान साहब एक नया गेम खेल रहे हैं। अब एक तरफ कैबिनेट की मीटिंग उन्होंने बुलाई है और जियो न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट कयूम सिद्दीकी, उनको हम सुनते हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की। जी हाँ, ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से दाखिल की गई है और ये दाखिल की गई है बाबर आवान और अजहर सिद्दीक एडवोकेट की वसातत से। इसमें जो है वो 4-5 नुकात उठाए गए हैं और उसके अंदर सबसे पहला नुकता तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के आर्टिकल 69 के तहत पार्लिमानी कार्रवाई के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में मुदाखलत की है जो कि आइन के मुताबिक नहीं है और एरर जिसको कहते हैं वो है। और ये नुकता है और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि ना सिर्फ ये कि डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली जो है उन्होंने आर्टिकल 5 के तहत जो रूलिंग दी थी वो बिल्कुल एक आईनी रूलिंग है और इस हवाले से भी अदालत ने जो है वो अपने इख्तियार से तजावुज किया है। जबकि ये भी दरख्वास्त की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्योंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई के अंदर मुदाखलत नहीं कर सकती, लिहाजा वो कोई ऐसी डायरेक्शन पार्लियामेंट को नहीं दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म के बाद जो आज की कार्रवाई जो कुछ भी हो रहा है ये दरअसल गैर कानूनी है और अदालत जो है आज की होने वाली कार्रवाई जो है जिसको चैलेंज किया गया कि इसको कलअदम करार देने का हुक्म भी दे। तो ये 4-5 चीजें जो है वो अपने ग्राउंड्स में ली गई हैं। तो आपने देखा है रिव्यू पिटीशन में एक बार फिर जो शुरुआत से कहते आ रहे हैं पीटीआई के लोग, इमरान खान के साथी, कि सुप्रीम कोर्ट दखल दे ही नहीं सकता, स्पीकर का फैसला, डिप्टी स्पीकर का फैसला वो सुप्रीम होता है, वही प्ली जो है आज भी उन्होंने इस रिव्यू पिटीशन के अंदर ली। अब देखते हैं इस पर सुनवाई कब होती है, इस पर फैसला कब होता है और इसका असर क्या होता है। एक खबर आपको दे दे, पाकिस्तान की संसद को 20 मिनट के लिए अडजर्न किया गया है। नमाज के लिए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस को रोका गया है थोड़ी देर के लिए, लेकिन पूरा विपक्ष एक सुर से हमलावर है इमरान खान के ऊपर। वोटिंग कराने की मांग लगातार हो रही है। मरियम शरीफ ने अभी जो है उन्होंने इमरान खान को कायर कहा है, बुज़दिल कहा है और ये कहा है कि कायरों वोटिंग कराओ। तो दोनों तरफ से आप देख रहे हैं तीखी बातें जो हैं
वो तो लगातार जारी हैं ही हैं। हमारे साथ जनरल कादियान बने हुए हैं। जनरल साहब, आपकी नज़र में क्या है गेम इमरान खान साहब का, क्या हासिल करना चाहते हैं? सौरभ, मैं पूरे मसले को एक बड़े दायरे में देखना चाहता हूं और वो पॉजिटिव है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जड़ पकड़ रही है। ये पहला मौका है जबकि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पहले भी हुई है वैसे पाकिस्तान में, लेकिन आज उसके हारने का डर है। वो तो डेमोक्रेसी का हिस्सा है, भारत में भी हुआ है। वाजपेयी ने रिजाइन कर दिया था 96 में। तो दूसरी अच्छी बात जो है कि इस बार पाकिस्तान की फौज ने दखल अंदाजी करने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ये एक डेमोक्रेसी की मजबूती है। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो कई बार ठोकरें खा के गिरता है, ये भी गिर रही है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। वोटिंग आज हो या कल हो या परसों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आउटकम पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इमरान खान खुद बड़े ईमानदार हैं, इसमें तो सब मानते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में ईमानदार होना ही काफी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? फर्स्ट अमंग इक्वल्स। उनको सबको टीम को साथ लेकर चलना पड़ता है। वो इमरान खान नहीं कर पाए हैं, अपनी टीम को ही नहीं कर पाए, अपोजिशन को तो छोड़िए आप। दूसरा, ईमानदार खुद होना एक बात है, लेकिन सिस्टम ईमानदार होना चाहिए। आपने जब पंजाब में चीफ मिनिस्टर लगाए अपने पीटीआई के, वो तो सब जानते हैं कितने करप्ट हैं। अब उनको हटाया भी जा रहा है। उनकी अपनी जो खबरें आ रही हैं कि उनकी बीवी के कहने पर लगाया था, तो वो भी एक किस्म की ईमानदारी को झटका मारता है। बाकी जो उन्होंने ख्वाब दिखाए थे उस वक्त के, दूध और शहद की नदियां बहेंगे, टूरिस्ट बहुत आएंगे, हमारा सारा पैसा वापस आ जाएगा, खजाने भर जाएंगे, मैं IMF में कभी नहीं जाऊंगा, इंडिपेंडेंट पॉलिसी हमारी फॉरेन पॉलिसी रहेगी जी। वो तो डेमोक्रेसी में पूरे हुए भी नहीं है, होते भी नहीं है सारे जी। लेकिन आज के दिन जो वो कर रहे हैं वो एक किस्म की नादानी है जी। ये अपना नुकसान करवाएंगे। ठीक, जो उनको दोबारा डेमोक्रेसी में हारना जीतना तो लगा रहता है। हार का मतलब ये थोड़ी लाइफ एंड डेथ। वो तो आज हार हैं, कल जीत जाएंगे, लेकिन वो चांसेस अपने खुद गंवा रहे हैं। अब पता नहीं सर, बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ये जितना वक्त जा रहा है और उनको ये नैरेटिव बिल्ड करने का मौका मिल रहा है जी कि फॉरेन हैंड है, अमेरिका उनको हटाना चाहता है, इससे शायद उनको इलेक्शंस में फायदा हो जाए। आपकी बाकी बातों पर तो नहीं, लेकिन जब आपने कहा कि फौज ने इस बार कोई दखलंदाजी नहीं की, तो नुसरत अमीन साहब के चेहरे पर मैंने एक मुस्कुराहट देखी थी। उसका राज इनसे पूछेंगे। एक बार फिर आपको बता दें, पाकिस्तान में वोटिंग होगी या नहीं होगी आज, इस पर अभी भी सस्पेंस कायम है, क्योंकि अब इमरान खान की पार्टी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डाल चुकी है। तो देखना होगा कि क्या उसकी वजह से भी कुछ डिले होता है। रात 9:30 बजे इमरान खान ने कैबिनेट मीटिंग भी कॉल की है। ब्रेक से पहले जनरल कादियान ने कहा कि उन्हें अच्छा लग रहा है ये देख के कि पाकिस्तान की फौज जो है, या एस्टैब्लिशमेंट जैसा उसे वहां के लोग कहते हैं, वो इस बार न्यूट्रल है और उसने कोई रोल अदा नहीं किया। आप इस बात से सहमत हैं नुसरत अमीन साहब? ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक शोशा दे दिया था देखने वालों को और सुनने वालों को, तो मैं बड़ी बुरी तरह फंसी है, क्योंकि जाहिर है आपकी नशरियात किसी ना किसी तरह पाकिस्तान में भी देखी जाती हैं, और मैं फौज के जिक्र पे मुस्कुरा दिया, इन्हीं में फंस गया। लेकिन अच्छा ये हुआ कि आपने ब्रेक पे चले गए, मुझे कुछ सोचने का मौका मिल गया। लेकिन मैं पहले सच बोल दूं, सच ये है कि कादियान साहब जब बात कर रहे थे, कादियान नाम है ना उनका, जनरल कादियान? जी हाँ जनरल कादियान जी 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 जनरल कादियान जब बात कर रहे थे तो न जाने क्यों मुझे लगा कि बहुत मासूम से आदमी है वो। मैं कोई पर्टिकुलरली फौज की बात पे नहीं मुस्कुराया, मैं उनके अंदाज पे, उनका मासूमाना अंदाज और सादगी से भरपूर अंदाज जो है बात करने का, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है। और मेरे ख्याल उनकी ये बात सही है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जो है वो शायद अपनी बुनियादों को मजबूत कर रही है, लेकिन ये सिलसिला होते हुए भी अब काफी अरसा हो गया। मेरे ख्याल है कि इतने अरसे में तो काफी बुनियादें जो है मजबूत होकर जो है वो तनावर दरख्त बन चुकी होती हैं, लेकिन शायद यहाँ पर भी मामला जो है वो कुछ लिंकर ऑन कर रहा है। लेकिन ये बात सही है कि शायद इन द लॉन्ग टर्म कादियान साहब की ये बात ठीक हो सकती है कि इन द लॉन्ग टर्म डेमोक्रेटिक वैल्यूज के एक्सपेंशन के लिए उनकी वैल्यू को इनलाइटन करने के लिए मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जी। अब वो फौज वाली बात आप बोल कर गए। नहीं, फौज वाली बात मैं यही कह सकता हूं कि अगर फौज न्यूट्रल है तो, या एस्टैब्लिशमेंट जिसे कहते हैं,
तो मेरा ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब को फिर जल्दी कोई डिसीजन लेना चाहिए। ठीक। हमारे साथ फिर करीम साहब जुड़ गए हैं। करीम साहब, आपकी खबर अभी हमने दिखाई कि रिव्यू पिटीशन जो है वो डाली गई है, इसका असर आज के वोट पे पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? कतई नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होगा। ये अभी दाखिल होगी, नंबर लगेगा, कब लगेगा, कब सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई इस रिव्यू पिटीशन के अंदर कोई इतनी ज्यादा जल्दी नहीं होती है। तो मुझे इससे आप रिव्यू पिटीशन को देख लें या असद उमर साहब की तकरीर स्पीच जो उन्होंने की आर्टिकल 69 के हवाले से, और ये सारी बातें जो है मैं वही है ना कि क्या कहते हैं वो शेर है, सनम मिल गए, क्या वो सनम मिल गए काबे को बुतखाने से, कोई कुछ इस तरह का ये बताएंगे हमारे नुसरत साहब जो है ना, वो जरा मेरी शायरी तस्हीह कर दीजिए, क्या वो क्या है? मैं नहीं, ये शेर तो मुझे इस तरह नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं भी प्रोग्राम में चाह रहा था ये बता दूं कि इन्होंने मुझे जब लाइव इंटरेक्शन के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए मेरे पास फोन आया, और जब मैंने देखा कि कयूम साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर मेरे साथ, तो मैं बताने वाला था तकरीबन कि भाई हम जब इंडियन टेलीविजन पे बैठते हैं तो पहले कयूम साहब से ब्रीफिंग लेते हैं, और आपने उन्हीं को हमारे साथ बिठा लिया, तो थोड़ी सी ये सिचुएशन मेरे लिए एम्बैरेसिंग होने वाली थी। वेरी सर, हमारे लिए आप दोनों बड़े बड़े रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं। तो अब वैसे एक इशारा आप देखिए, जो शाह महमूद कुरैशी साहब है उन्होंने दिन में दे दिया अपनी भाषण में, बड़ा लंबा उन्होंने स्पीच दी थी कयूम साहब, और उन्होंने तो लिटरली ये बोल दिया कि आज शायद हमारा आखिरी दिन है सरकार का, कल हम रहे ना रहे। नहीं, वो रोज ही ऐसी बात ही कहते हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बिल्कुल एक इशारा दे दिया। और इमरान खान को फंसाने वालों में जब आप देखेंगे ना, देखा जो तीर खा के कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई वाली बात होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब वहां पे खड़े हुए नजर आ रहे होंगे आपको। वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो कर दिया है ना इमरान खान साहब के साथ, शायद कोई मीर जाफर मीर सादिक ने भी ऐसा नहीं किया होगा जो ये दूसरों को मीर सादिक और मीर जाफर का। जी जरूर जरूर। कयूम साहब ने जो बात की है, अगर इस तरह की बात की जा सकती है तो मैं भी एक बात ऐड करूंगा कि अगर आप असद उमर की भी स्पीच गौर से सुने, खासतौर पे वो लोग जो पाकिस्तान की सियासत को बड़ी करीब से देखते हैं, कयूम साहब खासतौर पे, तो आपको लगेगा कि वो पीटीआई की और इमरान खान की मौजूदा पॉलिसी से हट के उन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर किया है, असद उमर साहब ने। और हमारे वो दोस्त हैं, मैंने कभी उनके बारे में इस तरह बात नहीं की, लेकिन अभी भी कोई नहीं, एक और डेवलपमेंट भी नुसरत साहब, एक और डेवलपमेंट भी हुई है, और वो डेवलपमेंट ये हुई है कि एक वफाकी वजीर की चैम्बर में असद कैसर साहब के साथ भी तल्ख कलामी हुई है, और उसकी वजह ये है कि असद कैसर साहब ये कहते हैं, असद साहब कहते हैं कि मैं अकॉर्डिंग टू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी स्पिरिट के जो है आज कार्रवाई जो है उसके ऊपर वोटिंग करवाऊंगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो वहां पर जो भी करते रहे वो बार बार। हाँ, और वफाकी वजीर जो है, वफाकी वजीर उन्होंने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि तुम सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जो खान साहब कहते हैं तुम वैसे करो वरना हम तुम्हें देख लेंगे। सो ये भी अंडरकरंट जो है वो सूरत हाल चल रही है। ये दूसरी तरफ, अरे सर मुझे एक चीज का जवाब जरूर दे दें आप लोग, क्योंकि फिर आपके भी जाने का वक्त हो जाएगा। नुसरत अमीन साहब, इमरान खान साहब के एडवाइजर्स कौन हैं? जाहिर है कि हर आदमी के इर्द गिर्द लोग होते हैं जो उनको फीडबैक देते रहते हैं, इस केस में कौन है इनके साथ? मैं उनके एक एडवाइजर के ही अल्फाज में इसका जवाब दे देता हूँ कि वो सुनते सबकी हैं, और आखिर में जो वो फैसला करते हैं वो उन सबसे मुख्तलिफ होता है जो उनको एडवाइस देते रहे। तो क्रिकेट में भी ये होता था, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा आता था, लेकिन यहाँ पर जो है वो रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा, और ज्यादातर एडवाइसेस लेने के बाद वो डिसीजन अपने ही लेते हैं। जी कादियान साहब, अब इसका कोई असर आप यहाँ रिजीम चेंज का, इसका हिंदुस्तान के हवाले से कोई असर देखते हैं? देखिए, अभी तो हमारी सिर्फ दिलचस्पी है, हमारा पड़ोसी देश है, हम चाहते हैं वहाँ डेमोक्रेसी बहाल हो, वहाँ स्टेबिलिटी रहे। लेकिन अगर ये मसला सिर्फ उनकी सरहद में रहता है तो हमें कोई चिंता की बात नहीं, फिक्र नहीं है, दिलचस्पी तो है। अगर इसका असर बॉर्डर के पार आएगा, फिर भारत को जो करना है वो करेगा। एज ऑफ नाउ तो ये तो पाकिस्तानी टीवी ड्रामे की तरह चल रहा है, रोज तमाशे होते हैं,
लेकिन दिलचस्पी के अलावा भी कोई फिक्र की बात नहीं, ना कोई एक्शन लेने की बात है। ये उनका अंदरूनी मामला, हमने क्या बोलना है इसके ऊपर। नहीं, ठीक है, आपने कहा वो, खैर ये भारत का ऑफिशियल स्टैंड ही ये है कि ये इंटरनल मैटर है पाकिस्तान का, बट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आगे जो है वो क्या होने जा रहा है। लेकिन मैं बड़ा हैरान रह गया आज कुछ बातों को लेकर के, किसी भी जरिए से ये आपके पार्लियामेंट के ऊपर कोई कमेंट नहीं है मेरा, मगर मुझे लगा ऐसा जब बिलावल साहब खड़े हुए और उन्होंने एज ऑफ नाउ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वहाँ के, शाह महमूद कुरैशी साहब, ये सवाल मेरा जो है कयूम साहब से है, उन्होंने बड़ा खुल के एक्यूजेशंस लगाई कि बताइए आपने पहली बार पार्टी छोड़ी थी तो अपना ज़मीर कितने में बेचा था, दूसरी बार पार्टी बदली तो कितने में ज़मीर बेचा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा अगर यहाँ हमारे यहाँ कोई आदमी और किसी कैबिनेट मिनिस्टर के लिए उसके लिए ऐसा कुछ बोल दे, चाहे वो कितने भी स्ट्रेचर का आदमी हो, हंगामा हो जाएगा। उस दिन पार्लियामेंट नहीं चलेगी जब तक कोई माफी ना मांगे। तो ये तो फैक्ट्स हैं, इसमें गलत वाली बात कोई नहीं है। आप देखेंगे मुसलसल जो है वो जमीर फरोशी, लोटा क्रेसी और पैसे का जो है वो, इवन कोर्ट के सामने भी जो है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान कहता है कि जी पैसा चल रहा है। कोर्ट भी नहीं पूछती भाईजान आप हुकूमत हैं, जाए जाके मुझे कोई सबूत ला के दो। और अगर तुम ऐसी एक्यूजेशन किसी के हवाले से लगा रहे हो तो तुम बगैर सबूत के अदालत के सामने कैसे लगा रहे हो? तो ये तकरीरें हर जगह किए जाती हैं, इनके नजदीक जो है वो यही है। और मजे की बात ये है कि पिछले जितने अरसे से जो भी कुछ हुआ वो साजिश इमरान खान साहब के खिलाफ हुई। अगर कोई रुकन असेंबली बिका तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही बिका, कभी वो केपी के अरकान असेंबली बिके, कभी वो जो है सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली बिके, अब फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर भी तहरीक इंसाफ ही के अरकान असेंबली बिके। और वो बिके जिनसे इन्होंने कुछ अरसा पहले जो है एतमाद का वोट लिया था, ये कहते हुए कि अगर आप मुझे समझते हैं कि मैं नाअहल हूं तो आप मुझे वोट ना दीजिए। तो हर बुराई जो है वो, और फिर लगता तो ऐसे किसी को कुछ पता नहीं होता। इमरान खान साहब जो है किसी एमएनए का रेट निकालते हैं, वो कहते हैं ना कि स्टॉक मार्केट में जैसे रेट निकलता है 5 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, ये इतने की टिकट बेच रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं रिजवान रजी साहब, वो कहते हैं, वो इनको कहते हैं ये है कौम यूथिया अल मजहूल वो, और जो वारदात ये जिस वक्त खुद कर रहे होते हैं उसका इल्जाम ये दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं। अच्छा, तो इनकी जितनी भी अब तक की सारी सूरत हाल अगर देखें, मतलब अगर आपके आज से 3 साल पहले अगर आपके अरकान असेंबली बिके थे, आपने उनके खिलाफ क्या काम किया था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की थी? आप सियासत को साफ करना चाहते थे। फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शन के अंदर अगर आपके अरकान बिके थे तो वो कौन बिके थे? और फिर ये बातें भी सामने आ गई कि सेनेट से बलोचिस्तान से टिकट के पैसे किसने किसके नाम के ऊपर पकड़े थे। और अब ये बात आ रही है कि बुज़दार साहब की फ्रंटमैन जो है वो कौन खातून थी। इस किस्म के इल्जामात जो लगना शुरू हो गए हैं, ये वही इल्जामात हैं जो ये दूसरे लोगों पे लगाया करते थे। ठीक जी, आज बिल्कुल उसी तरह से वो हो रहा। कयूम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, और हमें काफ़ी इंसाइट्स दी आपने आज के दिन के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की भी। और नुसरत अमीन साहब हमारे साथ रहे, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।